दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज फिर होंगे दिल्ली रवाना। दिल्ली के कई क्षेत्रों में करेंगे जनसभा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। अनुपूरक बजट के साथ 14 संशोधन विधेयक भी पास कराएगी सरकार। विधायक निधि से जीएसटी समाप्त करने के लिए पक्ष और विपक्ष के विधायक हुए एकजुट। मुख्यमंत्री से की मुलाकात। सदन में पहले दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने किया वॉकआउट। आज बेरोजगारी और भर्ती घोटाले पर है सरकार को घेरने की तैयारी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट पास कराएगी सरकार। 14 संशोधन विधेयक भी सरकार पास कराएगी। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सरकार 7 संशोधन विधेयक भी सदन की पटल पर रखेगी। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। तो बता दें आपको कि बेरोजगारी और भर्तियों में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगी। तो उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट सरकार पास कराएगी। साथ ही आपको बता दें 14 संशोधन विधेयक भी सरकार पास कराएगी। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तमाम मुद्दे रहेंगे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। साथ ही सरकार भी किस तरीके से काउंटर करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जनहित के मुद्दों पर विपक्ष बात कर सकती है। हम सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो सत्र के दूसरे दिन विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। हंगामेदार सत्र रहने के पूरे आसार हैं। बेरोजगारी और भर्तियों में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर आज विपक्ष सरकार को घेरेगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट सरकार पास कराएगी। 14 संशोधन विधेयक भी सरकार पास कराएगी। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सरकार 7 संशोधन विधेयक भी टेबल पर रखेगी। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। मुद्दों पर भी बात होगी। सभी मुद्दों पर साफ गोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जन सरोकार के मुद्दे उठें। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और उन सब पर बात होगी। बात होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। ड्रग्स है या अवैध संपत्ति है या जितने भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, जो भी विधि सम्मत जो भी होगा, विधि सम्मत सब कार्रवाई होंगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश लाइव जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, पहले दिन हमने देखा कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आज भी हंगामेदार रहने के आसार हैं सत्र के पूरे? बिल्कुल प्रशंसा जिस तरह कह सकते हैं कि आज से विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है उसका दूसरा दिन है। और दूसरे दिन की अगर हम खासतौर पर बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हंगामेदार रहने के आसार इसलिए भी हैं क्योंकि आज विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा जो है सदन में उठाएगा। और बेरोजगारी के मुद्दे की आड़ में कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति है। जिस तरीके से यूपी SSSC भर्ती घोटाला हुआ सामने, किस तरीके से वहाँ पर अनियमितताएं सामने आई थी, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि STF की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी हुई थी उनको कहीं ना कहीं लगातार बेल एक तरीके से कोर्ट से मिल रही है। यानी कि मजबूत पैरवी कहीं ना कहीं कोर्ट में नहीं की गई, जिसकी वजह से अपराधियों को जो है बेल मिलती जा रही है। तो ऐसे में एक कोशिश है कि आज यूपी SSSC का जो मामला है उसको सदन के भीतर उठाया जाए। साथ ही साथ जो अन्य परीक्षाओं में भी धांधली हुई है उसके मुद्दे को भी आज विपक्ष उठाने का कोशिश करेगा। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण है, विधानसभा में जो भर्ती घोटाला हुआ, किस तरीके से अपने लोगों को जो है इसमें भर्ती में शामिल कराया गया। और कह सकते हैं कि लगातार इस मुद्दे को लेकर के लगातार जो सदन है या फिर सड़क है उस पर विपक्ष जो है हमलावर रहा है।
तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कल से आगाज हो चुका है। आज दूसरा दिन है शीतकालीन सत्र का। अनुपूरक बजट पास कराएगी इस दौरान सरकार। साथ ही बता दें कि 14 संशोधन विधेयक भी सरकार पास कराएगी और 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। सरकार 7 संशोधन विधेयक भी सदन की पटल पर रहेगी। सत्र के दूसरे दिन विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है। बेरोजगारी और भर्तियों में हुए गड़बड़ी के मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे देहरादून का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। द्वारका, नजफगढ़, ईसापुर और छावला में जनसभा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी। लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली वो पहुंच रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज भी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार कर रहे हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव की तारीख जिस तरीके से नजदीक आ रही है, बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत लगातार अपने स्टार कैंपेनर इस समय दिल्ली एमसीडी चुनाव में उतारे हुए हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज तकरीबन 2 बजे मुख्यमंत्री विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के बाद 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां पर 4 जो जनसभाएं हैं वो मुख्यमंत्री आज करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके लिए जनसभाएं तो करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड के जो लोग हैं, क्योंकि ये जो जनसभाएं रखी गई हैं वहाँ पर ये देखा जाता रहा है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी लोग हैं, यानी कि जो प्रवासी लोग वहाँ पर रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं उस एरिया में मुख्यमंत्री की जनसभाएं रखी गई हैं और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास करेंगे किस तरीके से उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। एमसीडी चुनाव में दोबारा बीजेपी को मौका मिलता है तो किस तरीके से वहाँ पर जो है विकास की गति को आगे बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ जो संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है उन बिंदुओं में किस तरीके से काम किया जाएगा कि जिससे कि वहाँ की जनता को जो है उसका लाभ मिल सके। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार प्रचार कर रहे हैं। जब हमने पहले भी देखा था कि मुख्यमंत्री शनिवार को और इतवार को जो उनके 2 दिन जो है मुख्यमंत्री धुआंधार वहाँ पर प्रचार प्रसार किया था। एक जनसैलाब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जनसभाओं में और रोड शो में नजर आया था। तो ऐसी स्थिति में लगातार मुख्यमंत्री जिस तरह से युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस युवा चेहरे को लेकर के हिमाचल चुनाव में भी गई थी, उसके बाद दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। माना जा रहा है कि कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री गुजरात भी जा सकते हैं। तो एक युवा चेहरे को जो फेस है उसको कहीं ना कहीं कैच करने की कोशिश बीजेपी की संगठन की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि कल भी मुख्यमंत्री जो है कुछ और जनसभाओं को भी जो है संबोधित कर सकते हैं। बिल्कुल आकाश, कितना असर चुनाव प्रसार का पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जहां पर उत्तराखंड के मूल निवासी रहते हैं। अगर देखें तो कितना असर इसका पड़ेगा? हाँ देखिए, अगर हम बात करें तो दिल्ली की जो जनसंख्या है उसमें सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं उनकी मानी जाती है और ऐसे में तकरीबन 14 ऐसी विधानसभाएं हैं जिसमें कहीं ना कहीं अधिक लोग जो हैं उत्तराखंड प्रवासी रहते हैं। तो ऐसे में एक कोशिश बीजेपी संगठन की भी है कि एक तरीके से इन 14 विधानसभाओं में जो है उत्तराखंड के लोगों से कनेक्ट करने के लिए मुख्यमंत्री को वहाँ पर उतारा गया है, यहाँ के सांसदों को उतारा गया है, साथ ही साथ 55 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उत्तराखंड से जो है दिल्ली भेजे गए हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये रणनीति है कि जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी कहीं ना कहीं जो प्रवासी लोगों की है उसको एक तरीके से वोट में तब्दील किया जाए, उसको एक तरीके से भरोसा दिलाया जाए वहाँ की कम्युनिटी को किस तरीके से उत्तराखंड में काम हो रहा है और एमसीडी में अगर दोबारा बीजेपी आती है तो किस तरीके से काम वहाँ पर और किया जाएगा। तो इन तमाम रणनीति के तहत काम किया जा रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा जो मुख्यमंत्री की जनसभाएं हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके का जन समर्थन वहाँ पर मुख्यमंत्री के रोड शो हो या फिर जनसभाएं हो उसमें देखने को मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं लाभ बीजेपी को मिल सकता है। और इसी की रणनीति के तहत कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री 4 जनसभाओं में शामिल होंगे और 4 जनसभाओं में कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में जो है वोट की अपील करेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गदरपुर पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने गोलार भोज के पास से एक व्यक्ति को 1 किलो 54 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि गदरपुर थाने में एनडीपीएस का ये तीसरा मामला है।
एक अभियुक्त अर्जुन सिंह पुत्र नन्हे निवासी थाना दिनेशपुर जिला उधम सिंह नगर एक स्कूटी से वो जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वो भागने लगे तो हमारी टीम ने उनका पीछा किया तो वहीं पर उसको पकड़ लिया गया। उसकी तलाशी लेने पर स्कूटी के डिग्गी के अंदर से 1 किलो 54 ग्राम जो है वो चरस पकड़ी गई, तो गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है उसके रिमांड की तैयारी चल रही है। लगभग उसका 10 लाख रुपए के अनुमानित लागत है तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है जहां विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट को पेश किया। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी पेश किया गया। साथ ही आपको बता दें कि 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक भी पेश किया गया है। तो उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। बीते रोज से इसका आगाज हुआ। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। 5,444 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुपूरक बजट पेश किया। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण का विधेयक भी पास किया गया। 10% राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक भी पेश हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। सदन की शुरुआत हंगामेदार रही। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष सदन में जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। गौरतलब हो कि 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलेगा। जिन मुद्दों पर भी बात होगी, सभी मुद्दों पर साफगोई से सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, तात्कालिक रूप से जिन पर एक्शन हुआ है, उन सभी पर हम अपनी बात रखेंगे। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि जन सरोकार के मुद्दे उठे। प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश की गति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं वो सदन पर आएंगे और उन सब पर बात होगी। बात होने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। ड्रग्स है या अवैध संपत्ति है या जितने भी इस प्रकार के प्रकरण हैं, जो भी विधि सम्मत जो भी होगा, विधि सम्मत सब कार्रवाई होंगी। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन का सत्र हंगामेदार रहा। इसी बीच महिला आरक्षण बिल सदन में पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे लेकर जानकारी दी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे और वो आज हमने प्रस्तापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा ताकि हम अपने जो महिलाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको हम दे सकें। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने विशेष अधिकार हनन का मामला उठाया, जिस पर पीठ ने विधायक को आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि हल्द्वानी में बड़ी कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसकी 12 बैठकें हो चुकी हैं और 2 पर डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है। करीब 800 करोड़ की ये योजना में एक भी बार स्थानीय विधायक को बैठक में नहीं बुलाया गया, जिसको लेकर उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान विशेष अधिकार हनन का प्रश्न रखा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में तारांकित प्रश्न में जवाब मांगा जाएगा। कोई भी कालखंड हो उसमें अवश्य पीठ से निर्देश, जब भी ऐसा विशेष अधिकार हनन का मसला उठता है पीठ से निर्देश मिलते हैं। आज भी हमें पीठ से आश्वासन मिला है क्योंकि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी करी जा रही थी और जो नोडल एजेंसी ये UUSDA है, इसने 12 बैठकें करी, 2 डीपीआर इन्होंने बना दी और जिसमें सीवरेज और पानी पेयजल की करीबन 800 करोड़ रुपए की डीपीआर बन गई और एक भी बैठक में सोचिए प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायक को इन्होंने आमंत्रण तक नहीं भेजा।
आगे बढ़ेंगे। विधानसभा सत्र के पहले दिन धर्मांतरण कानून को लेकर बहस हुई। अब प्रदेश में धर्मांतरण कानून और भी ज्यादा सशक्त हो गया है। संशोधित कानून के अनुसार अब धर्मांतरण की सजा को 2 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। दरअसल उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ राज्य है, जिसके कारण प्रदेश में धर्मांतरण के आसार बने रहते हैं। है और उसमें जो है और भी उसमें सजा रखी है, तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है और उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जो बॉर्डर लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं, तो इस पर रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं। और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया, इसको सशक्त किया गया है ताकि इसमें धर्मांतरण। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बयान दिया। चौहान ने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं। सीएम धामी के काम से जनता खुश है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। विधायक ने कहा कि विधानसभा का पहला दिन सुगम तरीके से चला और प्रश्नकाल सुचारू और प्रभावशाली रूप से चले। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने बहुत छोटे से कार्यकाल में उत्तराखंड में बहुत शानदार काम किए और तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रारंभ किया और बहुत तेज रफ्तार से उत्तराखंड का तमाम सारी कोविड-19 के चैलेंजेस के बावजूद उत्तराखंड राज्य की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रही और तमाम सारे सेक्टर्स में उत्तराखंड राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का अप्रसन्न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया। विधायकों का कहना है कि विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में कराया जाए। इस मौके पर विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि उत्तराखंड की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती ही जा रही है। पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, गुंडा राज है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो खुला गुंडा राज चल रहा है। खुले कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है। 8 लोगों के अब तक हाथ पैर तोड़े जा चुके हैं। इतनी बुरी हालत है। अवैध खनन हो रहा है, मांस की तस्करी हो रही है। अवैध खनन, रात को गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, उनसे पैसा लिया जाता है। तो सारी वसूली प्रदेश स्तर पर हो रही है, वहां से पैसा इकट्ठा हो रहा है। अधिकारी को कुछ कहो तो अगर हमें ऊपर पैसा देना पड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। बहुत बुरी हालत है, जीना दुर्भर है। और विधानसभाओं के अंदर जो हालात कर रखे हैं भाजपा के नेताओं ने, मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है, कानून है नहीं, व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ आज मैं बैठा हूं और कल भी बैठा था और अंदर हाउस के अंदर भी कानून व्यवस्था पर अपनी बात को बोलूंगा। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, इसलिए उन्होंने प्रदेशवासियों को संदेश देने के लिए ये फैसला लिया है कि वे साइकिल से विधानसभा जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि हरिद्वार जनपद में चिकित्सकों के कई पद खाली हैं, जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया। देश में चिकित्सीय व्यवस्थाएं जो हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच गई हैं। लगभग ठप के बराबर व्यवस्था हो गई है। अगर मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं तो जनपद हरिद्वार में आज के समय में 131 डॉक्टर्स की कमी है, जिसके चलते मैंने माननीय मंत्री जी को भी, सरकार को पहले भी अवगत कराया है कि भाई गरीब लोगों के चिकित्सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। जब पिछली बार सत्र चला था तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हमने पूरे देश में सबसे पहले हम राज्य हैं जिन्होंने IPHS मानक लागू कर दिए हैं।
आगे बढ़िए। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और 2 पहिया वाहन से स्कूल जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब हल्द्वानी यातायात पुलिस एक्शन मोड में है। बिना लाइसेंस 2 पहिया वाहन चलाने पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र ने बताया, स्कूली बच्चे तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। हादसों को रोकने के लिए अब पुलिस चेकिंग अभियान चलाएगी और अगर नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो कार्रवाई भी की जाएगी। नैनीताल जनपद में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी पुलिस, जिसमें सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीपीओ के लोग स्कूलों में जाएंगे। स्कूल खुलने और बंद होने के समय वहां पर देखेंगे कि कितने नाबालिग बच्चे वाहन लेकर आए हैं। उन बच्चों को बुला के, उनके पेरेंट्स को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी। वहां स्कूल के जो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल्स और अन्य जो टीचर हैं, उन लोगों को भी कहा जाएगा कि वो अपने स्तर से इस चीज़ को रोकें। साथ में ही एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी की जाएगी। अगर ये चीज़ें रिपीटेडली हुई तो अभिभावकों के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। सोशल मीडिया पर फोटो डालकर हथियारों की नुमाइश करने वाले आरोपियों की अब खैर नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने हथियारों की नुमाइश कर भय फैलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध असलाहा बरामद की गई है। वहीं आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो लगातार ऐसे लोगों की पुलिस छानबीन कर रही है जो हथियारों की नुमाइश करते हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो डालते हैं, और उसके बाद अब पुलिस ऐसे लोगों की छानबीन भी कर रही है। आगे बढ़ेंगे। बाजपुर में बेरिया रोड स्थित रेलवे ट्रैक के किनारे एक गुलदार का शव मिला। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुलदार की सूचना मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग गुलदार को देखने के लिए मौके पर पहुंच गए। इस दौरान वन विभाग की एसडीओ शशि देव ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से मादा गुलदार की मौत होना प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना के समय की सही जानकारी पता चल पाएगी। सूचना हमको मिली, गुलदार हमको बाजपुर रेलवे ट्रैक पे, लालकुआं बाजपुर रेलवे ट्रैक पे गुलदार दिखाई दिया। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ट्रेन से टकराकर उसकी मृत्यु हुई है। अभी हम पोस्टमार्टम के लिए उसको ले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद एग्जैक्ट टाइमिंग पता चलेगी। और हमने अभी रेलवे वालों से बात की। रेलवे वालों से बात करने पे ये पता चला है कि रात को 8 बजे से 2:30 बजे के बीच 4 ट्रेनें लालकुआं से बाजपुर और बाजपुर से लालकुआं की तरफ गई हैं। तो इसके बाद ये जांच का विषय है। जांच में पता चलेगा कि किस ट्रेन से एक्चुअली लेपर्ड की डेथ हुई है। आगे बढ़ेंगे। जिन औलादों को बचपन में माँ बाप पालते हैं, वही बड़े होकर उन्हें घर से बेघर कर देते हैं। बता दें कि हल्द्वानी के वृद्ध आश्रम में लगभग 11 महिलाएं रहती हैं। वहीं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने पूजा अर्चना के बाद वहां निवास कर रही महिलाओं को कंबल, शॉल आदि प्रदान करते हुए डॉक्टरों के द्वारा उन सभी महिलाओं का चेकअप भी किया। पुल से और ये बहुत बढ़िया हो रहा, सब कुछ बढ़िया हो रहा। कंबल और वो मिल गया हमको, शॉल, और बहुत बढ़िया। लोगों को बहुत अच्छा, हम बहुत खुशी हुई। आप लोग आ गए, हमारे इतना स्वागत हो रहा, हर चीज़ ला रहे हो हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लग रहा। आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए। हल्द्वानी के आनंद आश्रम में है और यहाँ पे हमेशा मौसम के हिसाब से यहाँ का जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की नैनीताल की यूनिट है, वह सामानों का वितरित करती है। खाद्य पदार्थ पहुँचाती है, कपड़े पहुँचाती है, कंबल पहुँचाती है। लेकिन उसी क्रम में महत्वपूर्ण काम ये है कि हमारे जो कायस्थ समाज के बड़े डॉक्टर हैं यहाँ के, वह यहाँ पे हेल्थ चेकअप करते हैं। आज उन्होंने कैंप लगाया है। जितने लोग यहाँ पे वृद्धा आश्रम में है, सबका पूरा चेकअप हो रहा है, चाहे ब्लड हो, चाहे BP हो, चाहे कोई भी बीमारी हो। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।